सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम गौरव तिवारी है और ये कुंडली आई है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आपसे चर्चा करूंगा भगवान मनु की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में 5 प्रकार के यज्ञों की बात की है। अब ये 5 प्रकार के यज्ञ कौन कौन से हैं? सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, उसके बाद देव यज्ञ, उसके बाद पितृयज्ञ, उसके बाद भूत यज्ञ और उसके बाद नर यज्ञ। अब इन 5 प्रकार के यज्ञों को जो व्यक्ति करता है वो निश्चित ही परम तत्व और परम लक्ष्य को पा जाता है। मतलब ब्रह्म यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा वेद का अध्ययन करना ब्रह्म यज्ञ है, ये पहला यज्ञ। दूसरा होता है देव यज्ञ। तो देवताओं के निमित्त जो हविष्य यानी कि जो आहुति डाली जाती है स्वाहा बोल करके, वो देव यज्ञ होता है। तीसरा होता है पितृयज्ञ। पितरों के निमित्त जो तर्पण किए जाते हैं, आप लोग जानते होंगे जो प्रत्येक दिन जो तर्पण होता है, तो पितरों के निमित्त जो तर्पण होता है उसे पितृयज्ञ कहा जाता है। चौथा होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में जो बलि दी जाती है उसे भूत यज्ञ कहा जाता है। और 5वां होता है नर यज्ञ। तो जो आतिथ्य का सत्कार होता है हमारे द्वारा या आपके द्वारा, उसे नर यज्ञ कहा जाता है। ये 5 प्रकार के यज्ञ हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसी वजह से हमें इनका आवश्यक रूप से प्रतिपादन करना चाहिए और अवश्य ही करना चाहिए। ये 5 प्रकार के यज्ञ कौन कौन सा बताया? सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, उसके बाद देव यज्ञ, उसके बाद पितृयज्ञ, उसके बाद भूत यज्ञ और अंतिम में नर यज्ञ। ये ऐसे किए जाते हैं, ये भी आप लोगों को बताइए। अब आइए आपको मैं विषय पे लेकर आता हूँ। एक बात और है, अब गीता जी के 18वें अध्याय में मेरी यात्रा शाम वाले कार्यक्रम में आ गई है। उसमें 18वें अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में आ गया हूँ। जल्दी ही वो अब गीता जी का पाठ समाप्त होने वाला है। अब देखता हूँ मैं कौन से ग्रंथ का आरंभ करता हूँ, ये भी समझने वाली बात होगी। आइए अब आपको विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले ये कुंडली बनी है कुंभ लग्न की। लग्न बना है 27 डिग्री 39 कला पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का और गुरु इस कुंडली के लिए पापी भाव के अधिपति होते हैं। हालांकि वो धन को कंट्रोल करते हैं। लाभ भाव और धन भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं। कहाँ? अष्टम भाव में। तो ये अगर धन भाव के अधिपति अष्टम में बैठेंगे तो इसे भी पूरक योग कहेंगे और कम से कम इसे अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि धनेश कम से कम धन भाव को देख रहे हैं और वहाँ पे शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं। और कम से कम भाग्य भाव के अधिपति जो शुक्र हैं वो धन भाव में उच्च के हुए हैं पर भाग्य के कारक से दृष्ट हैं। इस वजह से धन भाव के अधिपति जो अष्टम में जा रहे हैं उसका दोष कम से कम समाप्त हो जाएगा। आपको इनकी कुंडली पे आने से पहले आपको इनकी कुंडली के पंचांग से दर्शन करा देता हूँ। इनका जन्म ज्येष्ठ माह में हुआ है, इस वजह से गर्मी है, मतलब विचारों में भी और व्यवहारिकता में भी। उत्तरायण के जन्मे हैं तो सूर्य बलवान हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में जन्मे हैं तो अपने जन्म स्थान से दूर जा करके धन कमाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सफल होंगे। बुधवार के जन्मे होने से गणितीय पक्ष मजबूत और तार्किकता बड़ी ही पुरजोर समर्थन करती है जातक का। पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति पुरोधा होता है और दाता होता है। ध्रुव योग में जन्मे हैं तो जो सोच ले वो जो ठान लिया है वो करके ही छोड़े। और ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति के पास कम से कम सुव्यवस्थित और सकारात्मकता के भाव के साथ कभी भी किसी को दया के पात्र के लिए समझ लेना और कभी भी किसी का लाभ न उठाना, हमेशा सबके सामने हाथ जोड़ करके विनती पूर्वक अपनी याचना करने का भाव होता है। और शुद्धता के साथ साथ सात्विकता का नेचर व्यक्ति के अंदर देखा जाता है। ये इनकी कुंडली का पंचांग है, जहाँ चंद्रमा इनकी कुंडली में बैठे हैं रोग भाव में अपनी राशि के मंगल के संग, जो इस कुंडली के लिए सबसे कमजोर ग्रह के रूप में उपस्थित होता है और इस कुंडली में पापी ग्रह के रूप में अपनी पहचान बनाता है मंगल, क्योंकि दशम भाव के साथ साथ तीसरे भाव के भी अधिपति हैं और नीच के होकर के बैठे हैं। अलग बात है कि चंद्रमा के साथ बैठने के कारण उनके नीच का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा और उस मंगल और चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि है जो वृश्चिक का होकर के कुंडली के करियर वाले क्षेत्र को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहा है।
इस कुंडली में जो जन्म हुआ है वो शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति की कुंडली को पापक ग्रह में लेके जा रहे हैं। और इस कारण से कि जब चंद्रमा जन्म कुंडली में पापक ग्रह होंगे तो अब व्यक्ति की इरेगुलरिटी बढ़ेगी और वो किसी भी तरीके से कहीं से भी अपने आप को रेगुलराइज करने में उसको मशक्कत करनी होती है। इसके साथ साथ कि अगर चंद्रमा अव्यवस्थित होंगे तो उसके जीवन में किसी भी काम को अधूरा छोड़ देने का एक योग नया सा लग जाता है। इसके साथ साथ अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में पापक बनेंगे तो व्यक्ति के मानसिक अव्यवस्था के शिकार होने का प्रमाण दे देते हैं। ये आपकी कुंडली में ऐसे योग बने। अब इनकी कुंडली में जरा समझे तो लग्नेश लग्न में बैठा और 6 डिग्री तेज कला धनिष्ठा नक्षत्र जिसके अधिपति मंगल पहले ही इस कुंडली के लिए पापी ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, तीसरे भाव के अधिपति हैं, मेहनत खूब करवाएंगे और नौकरी के प्रभावों को कमजोर करेंगे या मशक्कत करवा करके नौकरी देंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य और बुध का एक साथ बैठना है, यानी कि जन्म कुंडली के सप्तम के साथ साथ पंचम भाव के अधिपति एक साथ बैठे हैं और राहु से दृष्ट हैं। और इस भाव के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में उच्च के हैं और गुरु से दृष्ट है, यानी कि गुरु से ये भाव भी दृष्ट है और गुरु से इस भाव के अधिपति भी। इसका अर्थ ये होगा कि व्यक्ति के अंदर जो विचार उत्पन्न होंगे वो धार्मिकता से ओतप्रोत और सांसारिकता से ओतप्रोत होंगे। दोनों का समावेश जातक के जीवन में रहेगा। इसके साथ साथ जन्म कुंडली के आधार पे जो चतुर्थ भाव के अधिपति अगर चतुर्थ भाव को देख लें या चतुर्थ भाव पे अगर गुरु की दृष्टि भी मात्र पड़ जाए तो व्यक्ति का चरित्र कभी कमजोर नहीं होता। उसके पास भगवान के पूजने के कई कारण होते हैं और वो धार्मिकता से जुड़ा होता है। चल अचल संपत्ति को बनाने में उसकी योग्यता होती है और वो उसमें सफल भी होता है। इसके साथ साथ जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे सप्तम और पंचम भाव के अधिपति अगर बैठे हैं तो ये योग जातक के जीवन में माता और पिता के सुखों का दाता बनाने के साथ साथ व्यक्ति के मानसिक व्यग्रता को शांत करने वाला भी बनेगा। पर जन्म कुंडली में सूर्य और बुध के साथ राहु केतु का प्रभाव माता के बीमार होने का प्रमाण भी दे देंगे, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति सूर्य अष्टमेश और पंचमेश बुध के संग बैठे हैं। ये अवस्था कई बार संतति को बीमार बनाने के लिए काफी होती है और कई बार विवाह मिल करके हो करके ठीक हो करके टूट जाता है। मैं रुक रुक करके कार्यक्रम बनाता हूँ, बोलते समय पेट में दर्द होने लगता है, इस वजह से। कहने का अर्थ है, अब आपको विषय पे लेके आता हूँ। यहाँ पे जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति को देखिए तो लग्नेश लग्न में बैठे और उस पे मंगल की दृष्टि है, जो इस कुंडली के लिए सामान्यतया पापक या फिर व्यक्ति को अत्यधिक महत्वाकांक्षी बनाने में सहयोग करता है। पर चूंकि दशम भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में छठवें भाव में राहु से दृष्ट हैं और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव दशम भाव के अधिपति मंगल के ऊपर नहीं है। चंद्रमा है साथ में, पर नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने के बाद भी वो इस कुंडली के लिए पापक ग्रह की भूमिका निभा रहे हैं। तो चंद्रमा और मंगल का योग व्यक्ति की कुंडली में योग्यता तो बना रहे हैं कि व्यक्ति नौकरी के योग्य है, पर उसको जब तक कठोर मेहनत ना करवा दें तब तक नौकरी नहीं मिलती। वैसे इस कुंडली का पद बड़ा अच्छा होगा क्योंकि शुक्र बड़े उच्च के अच्छे बैठे हैं और जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में वो बैठे हैं 26 डिग्री पे हैं, ढलान पे हैं, उनके पास अनुभव की कमी नहीं है, पर उस अनुभवों का लाभ कई बार जातक नहीं ले पाता है। भाग्य भाव के अधिपति अगर शुक्र गुरु से देखे जाएंगे तो व्यक्ति के पास अपनी छोटी अवस्था में ही ढेर सारा अनुभव भी हो जाता है। इसके साथ साथ उसके पास बहुत सारी पुस्तकों का जो है वो भंडारण भी देखा जाता है। वो ग्रंथ रखने का और उसको पढ़ने का बड़ा शौकीन होता है। इसके साथ साथ उसके पास धार्मिकता होने के बावजूद वो किसी भी चीज़ पे तार्किकता के साथ अपना मत रखता है। सुंदर होता है, सजीला होता है, मुखड़ा बड़ा चमकदार और तार्किकता बड़ी ही जोरदार होती है। गुरु का प्रभाव सूर्य पे और मंगल का प्रभाव शनि पे। शनि का प्रभाव पराक्रम भाव पे है, जहां नीच की दृष्टि के देखने के कारण पराक्रम भंग योग लगेगा और 7वीं दृष्टि शत्रु पे जा रही है। इस वजह से विवाह विलंब से और कई बार डेली रूटीन गड़बड़ या आलस्य से युक्त होने के साथ साथ व्यक्ति में जो उसको परिणाम मिलना चाहिए था उसमें विलंब के योग बना देंगे। मतलब अब 1 वर्ष में जो परिणाम बने या जो कोई भी काम व्यक्ति का 1 दिन में होना था अब वो 3 दिन में होगा। इसके अतिरिक्त शनि की 10वीं दृष्टि भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी नहीं बन रही है, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण व्यक्ति की सामाजिकता और उसका जो अपना रौब है
जो उसका प्रभाव है, जो निश्चलता, जिस तरीके से वो निश्चल है, वो समाज में उतना वो प्रतिबिंब उसका बन नहीं पाता है। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में पराक्रम भाव के अधिपति नीच के और पराक्रम भाव पे नीच की दृष्टि शनि की इस जातक से मेहनत करवाने के लिए विवश करने के बावजूद मेहनत करवा करके भी परिणाम न देने के साथ साथ छोटे भाई बहनों को भी रुग्ण बना दे। हालांकि यहाँ छोटे भाई बहनों से व्यक्ति को सहयोग अवश्य मिल सकता है, पर निसंदेह उनका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्य है, मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए उच्च की है। इस वजह से कम व्यक्ति को अपने से बड़ों का सुख और समाज के श्रेष्ठ और जीवंत व्यक्तियों का सुख मिलता है। इसके अतिरिक्त मंगल की जो 8वीं दृष्टि जा रही है वो जातक के जीवन को कमजोर करने के लिए काफ़ी है और मेहनत करने के लिए विवश कर रही है। ये शनि और मंगल की दृष्टि बात है। सूर्य का प्रभाव जन्म कुंडली में 10वें स्थान पे है, बुध का प्रभाव जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे है। तो जातक के जन्म के बाद पिता के जीवन में बड़े ही अच्छे फायदे देखने को मिलते हैं और इस जातक के लिए पिता भी भाग्यशाली है और पिता के लिए ये भी भाग्यशाली है। चतुर्थ भाव पे पंचमेश का बैठना, पंचम भाव के अधिपति का चतुर्थ में बैठना, सप्तमेश का केंद्र में बैठना। अब याद रखिए सूत्र है कि जन्म कुंडली के केंद्र में क्रूर ग्रह या पापक ग्रह की राशि बने और वो वहीं बैठे हों तो ये उस कुंडली को बल देने के लिए काफ़ी हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर जन्म कुंडली के 7वें स्थान के अधिपति केंद्र में ही बैठे हों और लग्न में विषम संख्या की राशि बनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं 11 नंबर, तो ये दोनों ही योग जातक को परीक्षा और परीक्षा के निकट परिणाम के निकट पहुंचा करके 10% के लिए परिणाम में कमजोरी दे देते हैं। इस वजह से गणेश जी की पूजा आवश्यक होगी, बजरंग बली की पूजा करिए और सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक दिन 1 पेज पढ़ा करिए। इसके अतिरिक्त 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य को अर्घ्य, रात्रि में नमक रविवार को बिल्कुल बंद करें और साथ ही साथ अपने आप को और भी ज़्यादा नियमबद्ध होके और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या क्रूड प्रैक्टिकलिटी के शिकार ना हो। ये कितनी सारी चीज़ें। बुध का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव आपकी कुंडली में तार्किकता और ओजस्विता दे रहे हैं। रेटिंग जो ड्राइविंग स्किल है वो बड़ी अच्छी है। किसी भी चीज़ को कैसे ड्राइव करना है, किसी भी चीज़ को कैसे कॉन्सेप्चुअल में रखना है और किसी भी चीज़ को कैसे डिक्लेयर करना है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें जातक के जीवन में बहुत मजबूत और अनुभवी है। यहाँ केतु वृषभ राशि के बैठे हैं, ये कई बार नीच के परिणाम देने लगते हैं जिसके कारण व्यक्ति की मानसिक अव्यवस्था का शिकार होने का कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये अवस्था ही कई बार जातक की माता को बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। अब इस कुंडली में आपको मैं कुछ और अन्य चीज़ें भी दिखाता हूँ। जैसे शनि के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, मतलब लग्न के ऊपर किसी भी या लग्नेश के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन उस पर 10वें भाव और तृतीय भाव के अधिपति मंगल का प्रभाव रहेगा। इसके कारण व्यक्ति को मेहनत करने के लिए विवश होना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि इस कुंडली में महत्वाकांक्षा जहाँ से आती है उस भाव का अधिपति नीच का है और पराक्रम जहाँ से अपना विस्तार होता है, जो आपका कम्युनिकेशन है, वो जन्म कुंडली में नीच का है। अलग बात है कि उसका अधिपति नीच भंग कर रहा है, पर वो भी बहुत ज़्यादा पूर्णतया नहीं। जन्म कुंडली में अगर आप विचार करें तो लग्न में शनि का बैठना ससयोग लगाएगा और धन भाव में शुक्र का उच्च का होना मालव्य योग लगाएगा। पर ये कोई आवश्यक नहीं है कि वहाँ पे द्वितीय भाव में अगर मालव्य योग बनेगा तो उसका परिणाम उतना ही बढ़िया रहेगा जितना आपकी कुंडली के बाकी के अन्य केंद्र में होता है। ऐसा नहीं है। वो जन्म कुंडली के धन भाव को पुष्टता अवश्य प्रदान करेगा, जिसका फायदा व्यक्ति को पैतृक संपत्ति के रूप में, व्यक्ति के धन के आगमन के सोर्स के रूप में, या फिर उसके पहचान के मामले में, उसकी सुंदरता, उसकी वाणी, उसका जो ज्ञान पक्ष है और उसका जो अनुभव है, इन सब चीज़ों में शुक्र के मालव्य योग का परिणाम मिलेगा। पर चूंकि चंद्रमा पहले ही कमज़ोर हैं और छठे में बैठ करके व्यक्ति को कम से कम साहसी तो अवश्य बना रहे हैं, जिसके कारण वो किसी भी चीज़ में से अपनी अच्छी चीज़ें निकाल लेता है, पर इन सब चीज़ों के लिए व्यक्ति के पास मेहनत की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो पंचम भाव का अधिपति है वो जन्म कुंडली में चतुर्थ में, ये केंद्र त्रिकोण का योग बना। नवम भाव के अधिपति धन में, ये महाधनी योग बना। लाभ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 6वें में या 8वें में दरिद्र दोष पैदा करते हैं। यहाँ के लग्नेश लग्न में बैठे थे और यहाँ आकर के वो शनि वृश्चिक राशि में कमजोर हो रहे हैं। यहाँ गुरु कन्या राशि के रोगी हो रहे थे और यहाँ गुरु उच्च के सूर्य के साथ व्यक्ति की कुंडली को संतान से युक्त और व्यक्ति के जीवन को पटरी पे लाने का काम कर रहे हैं।
यहाँ पे लग्नेश का तृतीय भाव में जाना व्यक्ति को मेहनत करने के लिए विवश करेगा, और यहाँ पे लग्नेश मंगल का जन्म कुंडली में लाभ भाव में बुध के साथ बैठना देर से परिणाम देने वाला बना देगा। यहाँ पे गुरु और चंद्रमा का योग व्यक्ति की कुंडली को कई बार अपने ऊपर विश्वास करके रिस्क लेकर के आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से ऐसा योग बनाएगा, और गुरु और चंद्रमा का योग इस कुंडली के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पंचम और नवम भाव के अधिपति एक साथ, आपकी कार्मिक कुंडली अच्छी है, आपकी कुंडली का दशमांश अच्छा बना है, जिसमें अगर हो सके तो अपने पितरों के आशीर्वाद से आपका बल बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आपने जो काम पूर्व जन्म में किया है निश्चित रूप से वो आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर आपके पूर्वज जो काम करते आए हैं तो देर सवेर अगर आप वो भी काम उठा लेते हैं तो निसंदेह उसमें भी फायदा होगा। इसके अतिरिक्त मंगल और बुध का यहाँ बैठना, जो आपकी कुंडली में मंगल हैं लग्न के अधिपति और बुध हैं अष्टम के अधिपति के साथ साथ एकादशेश, क्रिएटिविटी और पढ़ाने से लेकर के आपके अंदर के जो सद्गुण हैं, आपके अंदर की क्षमताओं को और भी ज़्यादा पहचानने की आवश्यकता निकाल करके उसको समाज के सामने रखने की कोशिश करिए, तब जा करके आपको आपका लाभ आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। तो अपने अंदर के गुणों को पहचानने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपके पास ऐसे कई सारे गुण छिपे हुए हैं जो अभी तक आपने अपने अंदर से प्रकट नहीं किए हैं, और कई बार व्यक्ति को जब कुछ भी प्रकट नहीं होता है तब वो सीधा उसी चाल में चलने लगता है जहां सभी जा रहे होते हैं, क्योंकि तब उसको ये लगता है कि नहीं ये सब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी इधर ही जाना चाहिए। तो बस यही बात है। तो अपने अंदर से उस गुण को पहचानने की आवश्यकता। आपके पास क्रिएटिविटी है, आप लिख अच्छा सकते हैं, आप बोल अच्छा सकते हैं, आप लोगों को जोड़ अच्छे से सकते हैं, आपकी कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, आपके अंदर जो स्किल है किसी भी चीज़ को कन्विंस करने की वो बड़ी अच्छी है। आप उस पर बल दे करके अपने आप को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने आप को मार्केटाइज कर सकते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, आपके पास अपनी उत्पादक शक्ति है जिसके बल पे आप समाज में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें, आप गंभीर हैं, आप थोड़े दुखी हैं, आप आलसी हैं, आपका काम रुकता है, और आप प्रैक्टिकल भी हैं, आप सुंदर हैं, सुशील हैं, गंभीर हैं, और साथ ही साथ अच्छे नेचर वाले भी हैं। आपके पास धार्मिकता है, आपके पास तार्किकता है, आपके पास मौलिकता है, और आपके पास सामाजिकता भी है। क्योंकि राहु यहाँ है, इस भाव के अधिपति नीच के हैं, इस वजह से थोड़ी कमजोर है, पर यहाँ पे शनि की दृष्टि भी जा रही है, इस वजह से व्यक्ति को समाज के छोटे वर्ग से उतना फायदा नहीं होता जितना कि होना चाहिए। इस कुंडली में बड़े बुजुर्ग की सेवा, बड़े बुजुर्ग का लाभ, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति से फायदा, ये सब आपकी कुंडली में है। अब बात नक्षत्र की करेंगे। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं 11 डिग्री के, उस आधार पर आपके पास इमोशनल बिहेवियर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप चाहें तो लोगों को जोड़ करके या 10 लोगों को अपने मन की बात बता करके, 10 लोगों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करके आप अपना धन कमा सकते हैं और अपने आप को शांत रख सकते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उसके आधार पे 16 डिग्री के बैठे हैं, अवस्थागत वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, और पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके कारण कम से कम आपकी कुंडली में शनि का सस योग अच्छा परिणाम देगा और चंद्रमा को साहसी बनाएगा। मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास क्रिएटिविटी और थोड़े से अवसर के कमजोर मिलने का योग बन रहा है, जिसके कारण आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ रहा है। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में, मंगल और बुध का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो आपके अंदर से जब आप करने लगेंगे तो आपके पास बहुत सारे अवसर दिखने को मिलेंगे। तो कई बार व्यक्ति जो होता है वो जब उसको कुछ भी पता नहीं होता तो वो आमतौर पर यूँ चला जाता है, लेकिन अगर थोड़ी देर रुके, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें तो निसंदेह मंगल और बुध का परिवर्तन इस कुंडली को आगे भी बढ़ा सकता है। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है और वो कम से कम आपको लोगों से जोड़ने का काम करने के अतिरिक्त आपके व्यय और आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाने से बचा रहे हैं। पेट का रोग इस कुंडली को परेशान कर सकता है, हड्डी का रोग और मज्जा इस कुंडली में परेशान हो सकती है, इस वजह से उस पर चेक करना होगा। इसके साथ साथ गुरु के बाद शुक्र आपकी कुंडली में भरने वाले बन रहे हैं और आपको शुक्र की दशा अच्छी जाने के साथ साथ धनाढ्य भी बनाएगी। शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में मंगल से प्रभावित है, इस वजह से कभी कभी मेहनत करनी पड़ेगी। और राहु और केतु आपकी कुंडली में, वस्तुतः राहु इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं बन रहे हैं, इस कारण से अभी आपको 2024 के नवंबर से लेकर के 2027 के नवंबर तक एक बार फिर से सावधानी के साथ चलना होगा। इस कुंडली में अच्छी दशा अभी आई नहीं है, इस कुंडली में अच्छी दशा आएगी 2027 के नवंबर के बाद, उसके बाद 30 के सितंबर जुलाई के बाद, और आगे सूर्य की जो दशा होगी उसमें आपको कम से कम थोड़े बहुत मानसिक अवसाद के साथ बीतना होगा।
और कभी कभी मन परेशान भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात बता दूं, लग्न पे मंगल का प्रभाव शत्रुग्रही है, शत्रु को देख रहे हैं या फिर कई बार बहुत अच्छा नहीं देख रहे हैं। इस कारण से अपने जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति को रोकिए, शांत होइए, स्थिर होइए, धैर्यवान बनिए। इस कुंडली के लिए अंक हमेशा से 2 अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए दिशा पश्चिम बहुत अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए राशियां मिथुन और तुला बहुत अच्छी रहेंगी। इस कुंडली के लिए धन कमाने के लिए वैसे दक्षिण दिशा भी बहुत अच्छी रहे या उत्तर पूर्व भी अच्छी रहे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में नक्षत्र में रोहिणी, मृगशीरा, हस्त, रेवती, धनिष्ठा और पुष्य और पुनर्वसु ये नक्षत्र अच्छे रहें। ये आपकी कुंडली है। अब इस पे मैं आपको बता दूं तो गुरु और सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर परिणाम देने वाले बन रहे हैं। कई बार एक्चुअली जितना उनको देना चाहिए वो उतना दे नहीं रहे हैं। इस वजह से एकादशी का व्रत, देवताओं की उपासना, सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक रात्रि में बिल्कुल बंद, और अगर कोशिश करें तो किसी गौशाला का दर्शन के अतिरिक्त गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन अवश्य किया करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अब क्या बताऊं, बहुत बहुत नमस्कार।